हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। जिस पहले में हमने लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा। स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होती है तो उस गवर्नमेंट के तीन पार्ट होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। तो इस चैप्टर में हम जो समझने वाले हैं, हम समझेंगे अबाउट द एग्जीक्यूटिव, जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम उन्हें एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव जो होता है एक स्टेट में, वो होता है गवर्नर। तो गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, क्या कौन गवर्नर को अपॉइंट करता है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, गवर्नर खुद से कोई काम नहीं करता है, वो करवाता है काम। ठीक है, किससे काम करवाता है? वो काम करवाता है चीफ मिनिस्टर से एंड दूसरे मिनिस्टर से। ठीक है, तो उनको कौन चुनता है, वो कैसे आते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे। फिर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर वो खुद से काम नहीं करते, मतलब वो भी उन्हें भी हेल्प चाहिए ना किसी की इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो हेल्प लेते हैं सिविल सर्विसेज की। ठीक है, सिविल सर्विसेज ऐसे लोग होते हैं, सिविल सर्वेंट ऐसे लोग होते हैं जो लोग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में ग्राउंड पे हेल्प करते हैं लोगों की। ठीक है, जो भी पॉलिसी आप बनाओगे उसको बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके। तो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं: explain the method of appointment, power and position of governor, assess the relationship between governor and the chief minister, explain powers of the chief minister and state council of minister, explain the civil services in the state and administration in union territory। ये सब कुछ हम इस टॉपिक के अंदर समझ जाएंगे। तो हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्लो चार्ट है जिसके अंदर गवर्नर सबसे बड़े हैं, सबसे ऊपर हेड है, उसके नीचे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो रियल हेड है। चीफ मिनिस्टर के अंडर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अब वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, और तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो सेकंड लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस पे होते हैं। अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि सेकंड लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस पे होते हैं और वो कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करते हैं काम करने में। ठीक है, फिर डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। ये जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट या कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए होते हैं। ठीक है, सबसे पहले गवर्नर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नर, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ही और शी एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। उसको बोला जा रहा है नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड का मतलब जो सिर्फ नाम का हेड है, जो रियल पावर असल में अपने आप से एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो सिर्फ कहने के लिए हेड है। ठीक है, और वो करता किसके हिसाब से है? वो करता है चीफ मिनिस्टर के हिसाब से। ठीक है, अब गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट, ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड है। नेक्स्ट, generally governor is appointed for one state but sometime he she can be the head of more than one state। वैसे तो एक ही स्टेट के लिए होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि उनको एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बना दिया जाए। क्या, हु इज अ गवर्नर? एक गवर्नर की क्वालिफिकेशन क्या है? बेसिकली गवर्नर कौन बन सकता है? तो ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात तो कि वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। ऊपर से उनकी जो एज है वो 35 ईयर होनी चाहिए। उनकी एज 35 से कम तो नहीं होनी चाहिए, 35 से ज्यादा होनी चाहिए। ही और शी मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होने चाहिए, ना ही पार्लियामेंट ना ही स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी तरह से लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट नहीं होने चाहिए। अगर है बाई चांस, अगर है तो वो रिजाइन कर दें। ठीक है, और गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने कोई ऑफिस नहीं होल्ड किया होना चाहिए। ही और शी मस्ट नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस। वो उनके पास कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होना चाहिए, तभी वो क्वालिफाई करते हैं टू बी द गवर्नर।
उनका टर्म कितना होता है? द गवर्नर्स नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 ईयर, 5 साल का टर्म होता है. द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड एज वेल, टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है. ही और शी कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम ऑन प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस. जो गवर्नर है उसको किसी भी टाइम हटाया जा सकता है. तो इसके लिए मतलब जो जैसा आपने बोला फिक्स टर्म नहीं होता है. वैसे नॉर्मली अगर सारी सिचुएशन ठीक चलती रहे तो 5 साल है, लेकिन जब मान लो प्रेसिडेंट को कुछ ठीक नहीं लगा या चीफ जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कुछ ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने अगर कह दिया कि भाई ये गवर्नर हटा देना है, तो फिर 5 ईयर वाली बात साइड रह जाती है और गवर्नर को हटा दिया जाता है. ठीक है. ही और शी मे रिजाइन फ्रॉम हिज स्टेट पोस्ट अर्लियर बाय राइटिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू प्रेसिडेंट. वो अगर खुद से पोस्ट छोड़ना चाहते हैं तो वो पोस्ट छोड़ सकते हैं प्रेसिडेंट को लेटर लिख के, अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख के. तो ये तो थे गवर्नर के बारे में. अब गवर्नर्स के पास पावर्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर. एग्जीक्यूटिव पावर है कि गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर को और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है. He she also appoint person on important posts such as chairperson, member of state public service commission, state election commission, state finance commission, है ना. ये जो important offices हैं वहाँ सब की जो अपॉइंटमेंट है वो यही करते हैं. ठीक है. अब important offices को ये अपॉइंट करते हैं. ठीक है. और हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस को छोड़ के चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी जो स्टेट में दूसरे सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, ये जो जज होंगे उन जजेस को ये अपॉइंट करेंगे. अच्छा, तो फिर हाई कोर्ट के जज या फिर जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है तो उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ठीक है. नेक्स्ट, ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव पावर. फिर है लेजिस्लेटिव पावर. Legislative power, the governor is inseparable part of the state legislature and as such she has been given certain legislative power. जो गवर्नर है उसके पास certain legislative power है. क्या क्या है वो legislative power? मतलब legislative power जो legislature से related हो. अब सबसे पहली power है कि वो जो legislature है उसको summon कर सकता है. He has right to summon, prorogue the state legislature and can dissolve the state legislative assembly. 3 चीजें कर सकते हैं, एक सम्मन, एक प्रोरोज और एक डिसॉल्व. तो जो सम्मन होता है उसका मतलब होता है मीटिंग को बुलाना, कि मेंबर्स को बुलाओ मीट करने के लिए. जो प्रोरोग है उसका मतलब होता है कि आप सेशन को थोड़े टाइम के लिए रोक रहे हो. मतलब जैसे कि एक सेशन को एंड कर दिया, मॉनसून सेशन को एंड कर दिया कि ठीक है अब इसके बाद छुट्टियां, इसके बाद फिर विंटर सेशन आएगा. ठीक है. तो वो उसको हम प्रोरोग बोलते हैं कि जो बीच का ये गैप होता है वो भी ये गवर्नर ही करते हैं. और डिसॉल्व मतलब बिल्कुल खत्म कर देना, बिल्कुल उसकी वैलिडिटी खत्म कर देना, कि दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़े, उनकी वैलिडिटी खत्म कर देना. जब गवर्नमेंट के 5 साल हो जाते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसके 5 साल खत्म हो गए, 5 साल के लिए तो आई थी. तो जो वो डिसॉल्व करने की प्रोसेस है, डिसॉल्व कौन करता है? गवर्नर करता है. ठीक है. ही शी एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एट द जॉइंट सेशन, या फिर वो अलग अलग बुला के भी उन्हें एड्रेस दे सकता है. He she may nominate one person of Anglo-Indian community as a member of legislative assembly in case community is not represented. उनके पास एक ऑप्शन है कि वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले किसी मेंबर को, किसी पर्सन को लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बना दे. तो ये उनके पास एक पावर है. और क्या है? 1/6 ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं. इफ द स्टेट इज बाइकैमरल, अगर स्टेट में मान लो 2 हाउस है, हर स्टेट में 2 हाउसेस नहीं होते हैं, सब नॉर्मली मैक्सिमम स्टेट्स में एक ही हाउस होता है, लेकिन अगर किसी स्टेट में 2 हाउस है तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक, एक तो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है
उसमें वो 1/6 मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं, 1/6 मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन इन रियल प्रैक्टिस द गवर्नर डज ऑल दिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। ये सब कुछ वो करते हैं चीफ मिनिस्टर के कहने पे। A bill passed by state legislature becomes a law or act only when the governor gives assent to it। एक बिल तभी लॉ बनता है जब गवर्नर उसके ऊपर साइन कर देता है, जब गवर्नर उसके ऊपर साइन कर देता है। तो ये तो लेजिस्लेटिव पावर हो गई। अब फाइनेंशियल पावर, the budget, that is the annual financial statement of the state, is prepared and presented by the state finance minister before the state legislature on the behalf of governor। देखो उनकी पावर ये है कि गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो बजट पेश करे, लेकिन गवर्नर खुद प्रेजेंट करने की बजाय फाइनेंस मिनिस्टर को ये जिम्मेदारी देते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नर के बिहाफ पे जो बिल है उसको प्रेजेंट करते हैं। मोर ओवर no money bill can be introduced in the state legislature without the recommendation of governor। कोई भी ऐसा बिल जिसमें पैसे की बात है, कोई भी ऐसा बिल जिसमें टैक्स की बात है, कुछ भी पैसे से रिलेटेड अगर कुछ भी बात है, अगर वो मनी बिल है तो मनी बिल सिर्फ तभी आ सकता है जब पहले गवर्नर ने रजामंदी दी हो, तभी आ सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में, अदरवाइज नहीं आ सकता। He she had control over the state contingency fund। ये state contingency fund क्या होता है? जो state contingency fund होता है, जब मान लो स्टेट में कोई आपदा आ जाए, स्टेट में कोई एकदम से कुछ डिजास्टर हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई स्टेट में, ठीक है, तो उसके लिए हो सकता है कि हमें सडनली पैसे की जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे में गवर्नर के पास कुछ फंड होना चाहिए ताकि वो स्टेट को दे सके, है ना, ताकि वो स्टेट को दे सके। ऐसा बार बार तो नहीं हो सकता कि बार बार बजट बनाए और फिर दे। इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है कि उसे पैसा फटाफट से देना पड़े, तो इसलिए गवर्नर के पास एक फंड होता है, उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड, ठीक है, इसको बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड। फिर है उनकी जुडिशियल पावर क्या है? The governor can grant pardon or reduce the punishment of people convicted under the state laws। जैसे हमने पहले पढ़ा कि कुछ लॉज होते हैं जो कि सेंटर बनाता है, कुछ लॉज होते हैं जो कि स्टेट बनाते हैं। तो अगर किसी ने स्टेट का लॉ तोड़ा है तो स्टेट के लॉ में गवर्नर के पास पावर है कि वो उस इंसान को माफ कर दे या उसकी पनिशमेंट को कम कर दे। ये गवर्नर के पास जुडिशियल पावर है। Discretionary power, discretionary power, as we have seen earlier, the governor act on the advice of the state council of minister। This means that in reality governor has no power। देखो हमने देखा कि जो गवर्नर है वो सारे काम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के कर रहा है, तो इसका मतलब खुद से वो कुछ भी नहीं कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस ही मे एक्ट विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे इंस्टांसेस बताए हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस बताए हैं जहां पर गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं है और वहां पे वो खुद अपनी चला सकते हैं। सच पावर आर एक्सरसाइज बाय गवर्नर ऑन हिज ओन एंड दे आर कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, और इसी को हम डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if no party or coalition of party wins a clear majority in the assembly, he she can exercise his her discretion in inviting a person to be chief minister। देखो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती नहीं है, मेजॉरिटी नहीं बना पाती है, अगर इलेक्शन होते हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी नहीं बना पाती है, ठीक है, और कोई भी क्लियर विनर सामने नहीं आता है, तो गवर्नर के पास ये पावर है, गवर्नर को किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, गवर्नर के पास ये पावर है कि वो जिसको वो ज्यादा लायक समझते हैं उसको बुलाए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, वो उसको बुला सकते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, ठीक है। तो ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आफ्टर एन इलेक्शन the party that wins the majority of seat in Vidhan Sabha forms the state government on the governor's invitation। जो जब इलेक्शन होते हैं तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं, जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट्स जीत जाती है,
उस पार्टी को बुलाया जाता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, उस पार्टी को बुलाया जाता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो जो पार्टी है वो अपने में से किसी को चुनती है चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। अब देखो ये जो यहाँ पे इतने सारे लोग थे, ये सारे चुन के आए हैं, ठीक है, ये सब चुन के आए हैं। अब इन चुने हुए में से एक को चुना गया जो कि बनेगा चीफ मिनिस्टर, जो कि इनका भी लीडर बनेगा, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर चूजेस सम मिनिस्टर ऑफ विधानसभा टू फॉर्म स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर इन्हीं लोगों में से जो इलेक्ट होके आए हैं, इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को चुन लेते हैं और उनको चुन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना देते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं, मिनिस्टर बना देते हैं, ठीक है, और उनको डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। जो चीफ मिनिस्टर है वो रियल हेड है स्टेट का। गवर्नर नॉमिनल हेड था और जो चीफ मिनिस्टर है वो रियल हेड है। द गवर्नर हु इज द ऑफिशियल हेड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जो गवर्नर है वो नॉमिनल हेड है, वो ऑफिशियल हेड है, कहने के लिए हेड है, बट सारे फैसले लिए चीफ मिनिस्टर के कहने पे जाते हैं, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर हेड द स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही चूजेस द मिनिस्टर, प्रिसाइड ओवर द मीटिंग एंड कोऑर्डिनेट देयर वर्क। जो चीफ मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को हेड करता है, सारे डिसीजन लेता है और उनकी वर्किंग को भी कोऑर्डिनेट करता है। जो चीफ मिनिस्टर है वो कम्युनिकेट करता है सारे डिसीजन टू दी गवर्नर। जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है वो सारे डिसीजन जाके गवर्नर को बताता है। तो बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर है वो कड़ी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच की, ठीक है। गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच की कड़ी कौन है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द थ्री मेन कैटेगरीज आर कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक कैबिनेट टाइप के मिनिस्टर होते हैं, एक स्टेट मिनिस्टर होते हैं और एक डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, तो ईच कैबिनेट मिनिस्टर इज इन चार्ज पोर्टफोलियो ऑफ गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो पोर्टफोलियो के इंचार्ज होते हैं। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है डिपार्टमेंट, वो इसी एक डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, ऐसे किसी डिपार्टमेंट के वो हेड होते हैं। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, ठीक है, वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। और जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर दोनों की हेल्प करते हैं, कैबिनेट और स्टेट दोनों की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये है इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे गवर्नर के बारे में, सिविल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, क्योंकि अभी ये आधा रह गया है। थैंक यू सो मच।